और हम। एक हिंदुस्तानी की पहचान इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। हिंदी देश की कई भाषाओं का सेतु है। ये कई भाषाओं को मिलाती है। 10 से अधिक देशों में ये भाषा बोली जाती है और लगभग 150 विश्वविद्यालयों में, विदेशी विश्वविद्यालयों में इस भाषा को पढ़ाया जाता है। लेकिन आज़ादी के कई सालों बाद ये हिंदी रो रही है। हिंदी अपने ही देश में सौतेला सा महसूस कर रही है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये एक हकीकत है नए भारत का कि हिंदी को बहुत इज्जत की दृष्टि से नहीं देखते। हिंदी के बारे में बात कर रही हूँ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो पंक्तियां याद आ रही हैं जिसमें लिखा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय कुशूर। अगर हमारी भाषा उन्नति करेगी तो हम सब उन्नति करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि मातृभाषा के अभाव में किसी भी देश की संस्कृति को समझा नहीं जाता। जितना बड़ा आप ये हिंदी की किताबों का ढेर देख रहे हैं, उतना ही बड़ा कुछ हिंदी का दर्द भी है। नमस्कार, मैं हूं कामिनी सिंह और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम मुझे हक है में। हमारे देश के लिए अंग्रेजी में बोला जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि अद्भुत भारत। सचमुच अद्भुत ही है हमारा ये देश। अंग्रेजों से आजादी हुई हमारी काफी साल हो गए हैं। उनकी गुलामी करना हमने छोड़ दिया है, लेकिन उनकी भाषा की गुलामी आज भी बरकरार है। जी हाँ, हमारे देश में अंग्रेजी भाषा की कुछ इस कदर गुलामी हो रही है कि अपने ही देश में अपने ही लोग अपने ही द्वारा लिखे गए उपन्यास की दुर्दशा देख रहे हैं। आज हिंदी को अपनों से ही शिकवा है। आज हिंदी को अपनों ने जख्म दिए हैं। किसी पराये से उसे कोई गिला नहीं। आज हिंदी को अपनों ने ही इतने जख्म दे दिए हैं कि वो रो रही है। हिंदी रो रही है लोगों की बदलती सोच पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के इतने साल बाद भी हिंदी जानने वाले लोगों की मानसिकता में एकदम इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। जी हाँ, हिंदी के इस दर्द से ये प्रश्न उठता है कि क्या हिंदी वाकई आज शर्म का विषय बनती जा रही है? क्यों हम खुद आज नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हिंदी में बात करें? अंग्रेजी का हवा क्यों हम पर हावी होता जा रहा है? आज अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना स्टेटस सिंबल क्यों बनता जा रहा है? ये ऐसे कई सवाल हैं जो बार बार सोचने को मजबूर कर देते हैं। आज इंग्लिश मीडियम के नाम पर प्राइवेट स्कूल माँ बाप को सरेआम लूट रहे हैं। अंग्रेजी के नाम से कोई कितना भी लूट का शिकार हो जाए, लेकिन वो उफ तक नहीं करता है। और शायद यही वजह है कि हमारे हिंदी के साहित्य का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हिंदी लेखक को अपनी पहचान बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। वो लिखता रहता है और बस लिखता ही रहता है। आधुनिकता के इस दौर में हम इतने बदल गए हैं कि हमें अपनी ही भाषा से गिलासी हो गई है। हिंदी की किताबें पढ़ना या हिंदी के अखबार पढ़ने में लोगों को हिचकिचाहट होती है, कुछ शर्म सी महसूस होती है। यहाँ तक कि प्रकाशक भी हिंदी में लिखे गए साहित्य की इतनी कॉपी नहीं निकालते।
क्या वजह है हमारे हिंद से हिंदी के साहित्य की इतनी कमजोर दशा की? क्यों हमारे अपने कवि हमारे अपने ही देश में अपना सा महसूस नहीं करते? अंग्रेजी में लिखी गई किताबों को हिंदी भाषा में लिखा जाता है ताकि हमारे लोग उसे पढ़ सके, तो क्यों हिंदी का साहित्य इस हवा में धुंधला सा लगता है? आखिर क्या वजह है हिंदी रूपी शाही में डूबी हुई कलम की फीकी सी नजर आने वाली लिखावट की? कामिनी सिंह, वीआईपी न्यूज से। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हिंद से खो रही हिंदी की ये कहानी जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हिंद से खो रही हिंदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाकर हिंदी में भाषण दिया। विदेशों में हिंदी का ये सुर बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या फायदा जब अपने ही देश में इस हिंदी का कोई भविष्य ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की लहर है। देश का बच्चा, जवान और वृद्ध हर कोई मोदी को अपनी प्रेरणा मानता है और इसीलिए मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही कई लेखकों की कलम चलने लगी। हम उन लेखक के पास गए जिन्होंने मोदी पर किताब लिखी, मोदी द गेम चेंजर। ये किताब अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई और हिंदी में भी। इसलिए हमने जानना चाहा कि इन दोनों भाषा में प्रकाशित हुई इस किताब के कौन से ज्यादा पाठक हैं। किताबों में हिंदी तो दिखती है, लेकिन उनको पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, यही हमारा सवाल है। और इसी विषय पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुदेश वर्मा के साथ में, जिन्होंने एक बुक लिखी है मोदी द गेम चेंजर। इन्हें हिंदी में भी पब्लिश किया गया है और इस बुक को इंग्लिश में भी। उनसे मैं जानना चाहूँगी कि इस बुक की जब आपने पब्लिश करवाई तो इस बुक को आपने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में लिखा या सिर्फ हिंदी में क्यों नहीं लिखा? मेरा पहला सवाल। देखिए, नेचुरल है क्योंकि मैं अंग्रेजी का पत्रकार रहा हूँ, तो हमारे लिए पहला अंग्रेजी में लिखना ज़रूरी था। और ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश में अगर आपको अच्छा रिसेप्शन मिले, क्योंकि सीरियस रीडर्स जो हैं इंग्लिश के माने जाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि मैंने जो किताब लिखा था चाहता था कि लोग उस तरह के लोग पढ़ें जो इनके दिमाग को इन्फ्लुएंस किया जा सके, तो उसके लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत थी। लेकिन जब आप मास में जाना चाहते हैं, मास में जब आप जाते हैं तो आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको लोगों तक पहुंचना है। और ये किताब एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से लिखा गया था, तो इसको हिंदी में लिखना उतना ही ज़रूरत है। तो क्या सिर्फ रीज़न है जैसे कि आपने बोला कि पहुंच नहीं हो पाती, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है हिंदी की पुस्तक तक पहुंचने का, या फिर ये कहा जाए कि लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि वो हिंदी की पुस्तक पढ़े? देखा जाए तो हिंदी की पुस्तक, हिंदी के अखबार कम, इंग्लिश के ज़्यादा पढ़े जाते हैं। देखिए, ये एक हकीकत है नए भारत का कि हिंदी को बहुत इज्जत की दृष्टि से नहीं देखते, और जो अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं उनको लगता है बस अंग्रेज़ी आप जानते हैं तो आप सब कुछ जान गए, भले ही आप शैलो हों। वैसे ही हिंदी में अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी हों और हिंदी हैं तो आपको बहुत इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता। और मुझे लगता है कि जैसे लैंग्वेज पब्लिकेशंस है जो हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी आप मान के चलिए कि वैसे लोग हैं जो हिंदी में पढ़ रहे हैं कि जो शायद अफोर्ड न कर पाएँ किताब के प्राइस को। तो इसलिए किताब ज़रूरी है, सस्ता हो, अगर हिंदी के पाठकों तक पहुंचना है और उन्हें पढ़कर, अगर उन्हें ख़रीद कर पढ़ना है तो। लेकिन चूँकि देखिए सब्सिडी नहीं होती, पब्लिशिंग इंडस्ट्री एक सिक इंडस्ट्री है जहां अगर आप कॉस्ट एक मिनिमम प्रोहिबिटिव है, उससे नीचे नहीं रख सकते आप, और वो रखेंगे तो लोग खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि मिनिमम कॉस्टिंग नहीं वर्कआउट कर पाता है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि अगर हिंदी प्रमोशन के लिए अगर सरकार कुछ सब्सिडी की बात करे, बाकी लैंग्वेज के लिए भी जैसे एनवीटी करता है, बाकी लैंग्वेज के लिए सब्सिडी करता है, हिंदी में प्रोत्साहन नहीं है। और सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के ऊपर कुछ सोचना चाहिए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। क्या रीज़न है कि इसी वजह से जो हमारा हिंदी का लेखक है
वो ख़त्म हो जाता है। इंग्लिश में बुक लिखी जा रही है तो उसको लॉयल्टी है जो आजीवन मिलती है, लेकिन हिंदी वाला पूरा जीवन लगा के एक किताब छाप लेगा, लेकिन लॉयल्टी। देखिए आपने सही बोला। जैसे देखिए अगर आप बात करें अंग्रेजी की तो चेतन भगत की बात होती है, एक एक किताब आता है तो लाखों बिकता है। उस तरह हिंदी में हमें कोई ऐसा इस्टेब्लिश ऑथर नहीं दिखता कि अगर वो कुछ लिख दे तो 1 लाख प्रतियाँ बिक जाएँ। और यही कारण है कि हिंदी में जब तक लोग खरीदेंगे नहीं, और ख़रीदेंगे तभी जब कॉस्ट सही हो, और कॉस्ट सही तभी होगा जब प्राइसेस कंट्रोल में रहें। तो पब्लिशिंग के प्राइसेस बहुत ऊपर गए हैं, और यही कारण से देखिए किताब 400 की है, नरेंद्र मोदी जो गेम चेंजर है उसको लोग खरीद रहे हैं। वही किताब 250 में है हिंदी में, क्योंकि उससे नीचे आप रख नहीं सकते थे, क्योंकि अगर पब्लिशर खुद भी पैसा नहीं बचेगा तो वो पब्लिश नहीं करेगा। उसके बाद भी हिंदी का जो पाठक है वो सर 250 रुपया भी देने के लिए सक्षम नहीं है। शायद ये किताब अगर 100 रुपये की होती तो मास सेल हो जाती, लेकिन 100 रुपये में आप बेचेंगे तो आपका प्रिंटिंग प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से पूरा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि हिंदी किस तरह से सफ़र कर रही है। लेकिन क्यों हिंदी को वो तरजीह ना मिले, क्यों अंग्रेजी को मिले, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और सबको सोचने की ज़रूरत है। नेता देखिए हमेशा बोलते हैं कि हिंदी लाओ, अंग्रेजी को बहिष्कार करो अंग्रेजी का, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? कथनी और करनी में इतना बड़ा गैप क्यों है? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है जो हमारे देश में है। तो ज़रूरत है कि हिंदी को अगर बढ़ावा देना है तो हिंदी भाषी लोगों को और हिंदी से पढ़े लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। मेरे हाथ में किताब है ध्रुव गुप्त की। इस पे लिखा है, मुझ में कुछ है जो आईना सा लगता है। शायद हर लेखक, आज का लेखक, कुछ यही कहता होगा। इनकी अगर मैं पंक्ति पढ़ूं तो उसमें लिखा है, आधी बात है कहना उनसे, आधी बात छुपाना है, आधा आधा रह जाना है, आधा उठकर जाना है। ये पंक्ति सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन सच तो ये है कि हिंदी साहित्य भी कुछ ऐसा ही आधा अधूरा सा है। ये मैं चाय की चुस्की का नहीं बल्कि लेखक की कलम से निकली हुई रोशनी का स्वाद ले रही हूँ। इस वक्त विष्णु दिगंबर मार्ग पर हूँ, जहाँ पर हिंदी भवन की बड़ी सी बिल्डिंग है और उस बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे है एक चाय वाला लक्ष्मण राव। चाय वाला नहीं कहूँगी बल्कि एक साहित्यकार जिन्होंने कुल 24 बुकें लिखी हैं। लेकिन उनके हालात क्या हैं और हिंदी साहित्य के हालात क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लक्ष्मण राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका VIP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मण राव जी के यहाँ मैं आई हूँ तो यहाँ की एक खास बात ये है, इनकी स्वादिष्ट चाय तो है, साथ साथ पुराने गाने भी आपको सुनने को मिलेंगे। और जब मैं इनसे मिली तो गाना चल रहा था, कोरा कागज है ये जीवन मेरा, और इनका कहना था कुछ यही है मेरा भी जीवन। क्या कहना है इस पर? जी हाँ, ये गाना जो था, मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हकीकत है ये मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई इस गाने की। इसे में जब भी ये गाना लगता है तो मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हिंदी का साहित्यकार बनना चाह रहा था, ये मेरा सपना था। और जब मैं 15 वर्ष का था तभी मैंने सोचा था, तो उस समय मैं गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ता था। उस समय गुलशन नंदा जी बहुत चर्चित उपन्यासकार थे। मैंने भी सोचा कि एक दिन मैं भी गुलशन नंदा जी बनूंगा, परंतु गुलशन नंदा जी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये मुझे पता नहीं था। पर आज मैंने उस संघर्ष से ये सारा काम किया। दिल्ली में आने के बाद मैंने पत्राचार विद्यालय से 11वीं 12वीं किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया, और अभी 62 वर्ष की उम्र में मैं अभी भी इग्नू से MA कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ। इस तरह से मेरा जीवन है। मैं इसी रोड पर पिछले 40 वर्ष से बैठा हूँ। आप दिल्ली कह रहे हैं, आप दिल्ली आए, इससे पहले आप कहाँ के रहने वाले? मैं प्रॉपरली महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट, वहाँ एक छोटा सा गाँव है तड़ेगांव देशासर। 22 जुलाई 1952 को मेरा जन्म हुआ और वहीं मैं 8वीं कक्षा तक पढ़ा। और वहाँ से 40 रुपये लेकर अमरावती आया और फिर भोपाल के बस में बैठ गया, भोपाल आया। वहाँ भवनों पर मजदूरी की, 90 रुपये 3 महीने में इकट्ठा किए। फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में बिरला मंदिर की धर्मशाला में ठहरा।
काम ढूंढ रहा था पर कहीं मिल नहीं रहा था। अंततः मैंने ढाबों पर बर्तन साफ करने का काम आरंभ किया। आपकी रुचि लिखने का शौक कहाँ से आप? दरअसल हमारे गांव का एक लड़का था, रामदास। वो रामदास नाम का लड़का एक दिन अपने मामा के गाँव जाता है, रास्ते में नदी पड़ती है और नदी में नहाने के बहाने उसने छलांग लगा दी और पानी में डूबकर मर गया। वो एक छोटी सी घटना मेरे दिमाग में रही और मैं उसे लिखता रहा। मेरे अध्यापक भी देखते थे कि ये तू क्या लिखता है, ये तू हिंदी में क्या लिखता है, मराठी में क्यों नहीं लिखता। मैंने कहा सर मुझे हिंदी में बहुत रुचि। कहता कोई बात नहीं, लिखो। इसी तरह से वो घटना मैंने लिखी और वो एक उपन्यास का रूप हो गया। वो मेरा पहला उपन्यास था रामदास। और इन्हीं पुस्तकों को लेकर मैं दिल्ली के दरियागंज में 2 पुस्तकें लेकर गया था। किसी ने कहा पैसा लगता है, किसी ने कहा पैसे लगते हैं, किताब पेपर्स लगता है वगैरह वगैरह। पर एक प्रकाशक ने मुझे गेट आउट कहा और उस समय मुझे लगा कि मैंने कुछ करना चाहिए। मैंने अपने पैसा इकट्ठा किया और पहली पुस्तक 79 में प्रकाशित की नई दुनिया की नई कहानी। यहाँ पीछे मैं देख सकती हूँ राष्ट्रपति और इनके साथ में आपकी तस्वीरें हैं। जब इनसे मिले तो किसी तरह की आपको सहायता मिली? आजकल नेट का माध्यम है, नेट पर बहुत सारा मेरे बारे में छपता रहता है। तो उन्होंने भी उनके कार्यालय ने शोध किया कि हमारे देश का एक आदमी विदेशों में पढ़ने लगे, वहाँ के ऑफिसर्स और राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी। तो फिर उन्होंने कहा कि एक पीटीआई के अधिकारी थे, उनको कहा कि भाई ये कौन आदमी है, लक्ष्मण राव नाम का चाय बेचता है। तब वो जो अधिकारी मेरे पास आए, उन्होंने फिर मेरे से बायोडाटा वगैरह लिया, पुस्तकें ली और राष्ट्रपति कार्यालय में पहुँचाई। वहाँ और शोध हुआ। 1.5 साल के बाद मुझे इन्विटेशन आया कि आपको राष्ट्रपति जी मिलना चाहती है, आप परिवार के साथ आइए। क्या लगता है, जैसे आजकल हिंदी किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं, बहुत लोग कम हिंदी किताबें पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि क्या 28 बुकें जो आप 24 बुकें कह रहे हैं, अगर आपने इंग्लिश में लिखी होती तो क्या आप इस वक्त जहाँ हैं वहाँ होते या नहीं? दरअसल होता क्या है कि ये एक भावना सी बन गई है कि लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते। परंतु मैं इस बात को मानता हूँ कि हिंदी लोग पढ़ रहे हैं पर उम्र बदल गई। आज का स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन 50 वर्ष के बाद साहित्य को पढ़ना चाहते लोग। मेरी पुस्तकें ऐसी बिक रही, 10,000 की पुस्तकें अब से बिकती है, पर अंग्रेजी एक स्टंट हो गया। ऐसा लगता है कि इतनी किताबें हैं, अब आपको लगता है कि कुछ किताब मैं इंग्लिश में लिखूं? हाँ, नहीं, मेरी किताबें अब ट्रांसलेशन हो रही है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जा रहा है। मेरा लड़का जो सीए है वो अब नर्मदा एक ट्रांसलेट कर रहा है। उसके बाद और भी किताबें मेरी ट्रांसलेट होकर छपेगी। लेकिन जो बातें हम अपने देश को हिंदी में पहुंचाएंगे वो अंग्रेजी में नहीं पहुंचा पाते। हाँ, विदेशों में अगर जाती है तो उससे पैसा कमाया जाएगा, पर स्टैंड नहीं बन सकता है। यहाँ पर काफ़ी लोग शायद आपको अब जानने लग गए होंगे, लक्ष्मण राव जी की चाय। काफ़ी लोग मैं देख सकती हूँ यहाँ पर आपकी चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। किस तरीके के लोगों से आप मिलते जुलते हैं? प्रकार के लोग आते हैं। एक रिक्शा वाला भी आता है तो 19 लाख की कार लेके भी आता है, लेकिन मेरे साथ मैं सबके साथ एक जैसी भावना रखता हूँ और सभी मेरे लिए ग्राहक है। और दूसरी बात यह है कि अब मैं प्रचलित हो गया हूँ। यहाँ आने के बाद सबसे पहले लोग पहले प्रणाम करते हैं, सर जी आए पहले नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं चाय वाला नहीं हूँ, एक लेखक है। तो इस तरह से मेरे जितने भी जानने वाले थे मुझे सम्मान देते, रिस्पेक्ट देते और साथ साथ पैसे भी देते। तो इससे अच्छा भाग्य और क्या हो सकता है। तो ये मैं अपना भाग्य समझता हूँ। और यही लोगों की सहानुभूति जो है, इसकी वजह से मेरे से ये छोड़ा नहीं जा रहा। अपितु मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास इतना काम है कि मैं घर में बैठकर करूँ तो शायद सब कुछ हो जाएगा, और इसको भी और दूसरे तरीके से बेचने का प्रयास करूँ तो पैसे कमा लूँगा। पर ये जो लोगों की सहानुभूति परिचय है ये ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। जाते जाते मैं ज़रूर आपसे चंद पंक्तियाँ अपने बारे में और एक हिंदी साहित्य के बारे में ज़रूर सुनना चाहूँगी। मैं यही एक साहित्यकार होने के नाते मैं समाज को यही कहना चाहूँगा, लोगों को यही कहना चाहूँगी कि कम से कम आप अपने बच्चों को 3 रुपए का अखबार खरीद कर पढ़ने के लिए दीजिए। बच्चों की तरफ ध्यान रखिए, उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान रखिए। बच्चे इस देश की संपत्ति है, उनको जिस हिसाब से आगे बढ़ाओगे वही बच्चे आगे बढ़ेंगे। और बच्चों की तरफ दुर्लक्ष्य करोगे तो चाहे राष्ट्र भी नहीं बन पाएगा। ये मैं लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। तो एक हिंदी साहित्य की एक ये भी तस्वीर है और ये भी स्थिति है जिसे आप देख सकते हैं। सवालों में हिंदी यहाँ पर खड़ी हो जाती है। हमने जब से हिंदी को हमारा बना दिया, हिंदी को धारा का एक किनारा बना दिया,
दुनिया सिमट रही है एक गांव की तरह, हिंदी को भावों का एक इशारा बना दिया। कुछ ऐसे ही चलती है हिंदी, कभी चिटपट पर, कभी गजलों और गीतों में, कभी दूरदर्शनों के चैनल पर, तो कभी बाजारों में, लेकिन फिर भी समाज में ये अपेक्षा का शिकार है। आखिर क्यों? हिंदी का यही दर्द है और हिंदी का यही